आइए, अब करंट जीके में जो हमारा पोर्शन है जिसको हम स्टैटिक के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, उसमें एक इंडेक्स है, उस पर मैं बात करूंगा। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। आइए, अब देखिए, ये जो जारी करता है, ये जारी करता है, उसका नाम है RSF। RSF ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, केवल RSF के नाम से इसको जानिए। बस हाँ, इतना जरूर पता होना चाहिए ये क्या है। ये जो है फ्रांस का गैर सरकारी संगठन है। ये फ्रांस का गैर सरकारी संगठन है। ये गैर सरकारी संगठन है। ये वैसे इसका पूरा नाम होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसका नाम होता है। अब देखिए, प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है ना। मीडिया, ध्यान रखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया कह दीजिए, एक सोशल मीडिया होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, किस देश में मीडिया की स्थिति क्या है, मतलब मीडिया कितना स्वतंत्र है, मतलब मीडिया पर कितना दबाव बनाया जाता है या कम बनाया जाता है, ज्यादा बनाया जाता है या बहुत ज्यादा बनाया जाता है, इस संबंध में है। यदि हम भारत के संबंध में इसको देखें तो भारत में मीडिया को, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये कराया हुआ है कि अन्य 3 पिलर और कौन कौन से हैं, ये बताया हुआ है आपको। ध्यान रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो मीडिया होता है, प्रेस होता है, यदि यहां गड़बड़ी हो गई तो पूरा देश गड़बड़ी में चला जाएगा। क्योंकि इसने यदि गलत सूचना दे दी और इसकी सूचना के आधार पर हम चल पड़े तो मान के चलना, उस देश की को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मान के चलना, ये चीज वहां से सूचना सही आनी चाहिए। इसी कारण से आपने देखा होगा, आजकल तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया से लोग बहुत डरते हैं। कई लोग आपने देखा होगा पीछे लिखा देते हैं प्रेस, उस मोटरसाइकिल को कोई रोकता नहीं है। अखबार वाला आ जाता है तो उसके साथ बहुत तमीज से बात की जाती है, पता नहीं क्या लिख दे। इतना ताकतवर होता है मीडिया। अब इसको यदि अपने कोई शिकंजे में रख दे तो आप सोचिए क्या हो जाए। आज यदि मैं मीडिया को कब्जे में ले लूं और मैं कह दूं कि हमारे 100 बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं और उसमें 90 का सिलेक्शन होता है, आगे राकेश मेहरा, आगे जीत गए राकेश मेहरा, जो जीता वही सिकंदर, ऐसे कर करके उस मीडिया में हाईलाइट कर लो, तो आप देखिए बच्चे कैसे दिग्भ्रमित हो जाएंगे। होता नहीं है सोशल मीडिया के माध्यम से, जीत गए हम, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये उसका क्वेश्चन आ गया, आप देखो कैसे टूट के पड़ते हैं और बाद में पता चलता है मामला पीडीएफ का ही था। तो मीडिया में बड़ी ताकत होती है। अब देखिए, जितनी ताकत है उतनी ही ये सेंसिटिव होता है। क्योंकि मैंने ये कहा कि यदि ये बिक गया या ये गलत तरीके से चल पड़ा या यदि किसी कहने पे चल पड़ा तो दिक्कत आ जाएगी, तो समस्या आ जाएगी। आप देख लीजिए, हमारा भारत का जो मीडिया है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। वो पूरे दिन मोदी 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 करता रहता है, तो सबके दिमाग में मोदी आ गया। तो आप देख लीजिए कैसे जीत रहे हैं, कोई भी राज्य नहीं छोड़ा।
बार बार विश्व गुरु बन गया, वो हो गया, इधर स्कूल की छत्ती गिर रही है, उधर विश्व गुरु भी हो गए, ये चल रहा है। मतलब सब चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आप समझ भी नहीं पा रहे कर क्या रहे हो। अमेरिका हमारे साथ है, वो देखो 50% टैरिफ लगा के बैठ गया। आप सोच के देखिए इन चीजों को। ये मीडिया की कलाकृति है जिसने आपके दिमाग में ये चीज फिट कर दी। और हम मोबाइल हाथ में है ही, फ्री दे ही दिया था 2015 में जियो के माध्यम से, और बार बार उसमें चला। तो आप देख लीजिए वो सारी स्थितियां वो कि नहीं यही है, भगवान है, मंदिर भी बना दिया, ये सारा कर दिया। ये सब किसके कारण हुआ? मीडिया के कारण हुआ, मीडिया के कारण हुआ। ध्यान रखना ये, और कोई नहीं होता इसके पीछे, क्योंकि मीडिया जो दिखाएगा हम उसे ही फॉलो करेंगे और वही हमें दिखेगा। वर्तमान में भारत में क्या है कि हर व्यक्ति एक कंफ्यूज है कि यार चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, वहां कह रहे हैं रोजगार रोजगार हो गया सारा मामला, हर व्यक्ति रोजगार में, बेरोजगारी कम होगी। आप सोचते हैं मेरे को तो 5 साल हो गए यार, भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरे 2-3 पेपर तो कोर्ट में ही है। हर बच्चे के पास ये सवाल होता है, फिर ये रोजगार कहां बढ़ गया? समझे ना बात को? तो ये सब मीडिया का करा धरा होता है सारा। तो मीडिया चाहे तो कुछ भी कर ले इस स्थिति में। जैसे मैंने अभी आपको भारत के बारे में क्यों बताया है, मैं किसी के वैसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने को तो करूं, भारत का नागरिक हूं भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के 1 याद है मुझे, तो अधिकार है मुझे ये कहने का। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सरकार की आलोचना करना भारत के हर नागरिक का अधिकार है, आलोचना की जा सकती है। ये नहीं कि आप सरकार की इसकी तारीफ ही तारीफ करो, जहां गलत है वहां गलत कहिए। और आलोचना जो होती है व्यक्ति को आगे लेके जाती है, ये ध्यान रखना। आप मेरी आलोचना करोगे ना तो मैं सुधार करूंगा, यदि मेरे को चढ़ा दोगे ना गुरुजी और हे, तो फिर वो कुछ नहीं होगा। आलोचना जरूरी होती है। मैं आपको कह दूंगा ना, अरे यार तेरा तो सिलेक्शन पक्का, तेरा तो सिलेक्शन पक्का, बार बार पढ़ना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे। लेकिन मैं 2 मारूंगा खींच के कि कल याद नहीं था तेरे, कहते सर 2 पेज तो याद किए थे, 2, तीसरा क्यों नहीं था, ले एक और ले, और फिर कामयाब भी होता है। तो ये ध्यान रखना। तो आजकल क्या इससे पूछे जाने लगे कि कौन जारी करता है, तो RSF, ध्यान रखना। ये फ्रांस, कई बार कैसे होता है आपसे एक होता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो उसमें क्या देता है, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे दे देता है, तो समझ जाओगे फ्रांस। आइए अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आ जाइए। ये जो रिपोर्ट है यहां लिख ही दीजिए, चलो 2025 यहां पे लिखिए। यह रिपोर्ट हमें यह बताती है कि किस देश में मीडिया की स्वतंत्रता कितनी है। किसी देश में, ऐसे लिखो, किसी देश में मीडिया की स्वतंत्रता कैसी है। चले, आइए अब जो टोटल देश है 180, 180 देशों की, दुनिया के 180 देशों की एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट के अंदर अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है और तीसरे नंबर पर कौन सा है। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है एस्टोनिया, नॉर्वे, एस्टोनिया, और तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड। ये रच बस जाना चाहिए, नॉर्वे। अब देखिए
जब आप गौर से देखोगे, नॉर्वे हो गया, एस्टोनिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सब क्या यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, आप देखो पढ़ते कैसे हैं। देखो बेटा, मेरे इस बात को समझने का प्रयास करना, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि ये तरीका आपने अपना लिया तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छी दिशा में चल पड़ोगे। और वैसे भी अभी यदि आप कोई तरीका अपनाते हो तो कौन सा न्याल कर रहे हो? सिंपल सी बात, अभी जिस तरीके को अपना रहे हो तो क्या न्याल कर रहे हो? देखो, जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए, आपका बहुत अच्छा मौका होता है कि जब आप चीज़ों को समझ सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, तो जब आप इनको मैप के अंदर देखिए। जब आप मैप के अंदर देखोगे तो जब यूरोप निकालोगे तो वहां पर आपको इस तरीके की स्थिति मिलेगी। यहां नॉर्वे मिलेगा, ठीक है ना, इस साइड में आपको एस्टोनिया मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे, इधर इधर आपको नीदरलैंड मिलेगा। क्लियर? आइए, पर मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि ये तीनों यूरोपियन कंट्री है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें। अब कुछ बातें हैं जो ओरली बताऊंगा आपको, आपकी इच्छा हो तो बाद में लिख सकते हो, जो बात को महत्वपूर्ण लगे, पता लगे। इनमें कुछ चीजें फिक्स है, फिक्स है। मैंने पहले ही कहा कि मैं करंट के साथ स्टैटिक लेके चल रहा हूं, ठीक है। और स्टैटिक में मैं वो लेके चल रहा हूं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि कोई बच्चा 1.5 साल से भी तैयारी कर रहा है तो वो मेरे को बता देगा कि सर, ये जो नॉर्वे है, इस पे ये क्वेश्चन आता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, बता दीजिए। क्या नहीं आता ये? यदि कोई 1.5 साल से भी तैयारी कर रहा है तो वो बता देगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जो राजधानी है वो होती है ओस्लो। ओस्लो पे क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे ये पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जितने भी नोबेल पुरस्कार है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो ये आपका जो फिजिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो, वो सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है। केवल एक शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो ओस्लो में दिया जाता है। ये ध्यान रखना आप। बताइए। हाँ हाँ, समझ में आई बात सारी? ये है। अब देखिए, एस्टोनिया है, ये एक बाल्टिक राज्य है। अब मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं उनके लिए ये एक बाल्टिक राज्य है। आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बाल्टिक राज्य है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये आप वहां पता करें। बाल्टिक राज्य होते हैं, 3 होते हैं बाल्टिक राज्य, ध्यान रखना। ये एक लाटविया भी होता है, लिथुआनिया भी होता है, एस्टोनिया भी होता है। ये बाल्टिक सागर के पास में होते हैं, इस कारण से हम इनको बाल्टिक राज्य बोलते हैं, ठीक है ना। नीदरलैंड जो है, इसमें क्या आता है, जो क्वेश्चन आता है वो एक तो इसकी राजधानी पूछी जाती है, ये है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम बहुत बार पूछी जाती है, पुराना नाम इसका हॉलैंड है, ठीक है। एक और पूछा जाता है, इसका एक शहर है महत्वपूर्ण, उस शहर का नाम है हेग। यहां पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये 2 चीजें आप ध्यान रखें। चले, आइए। अब देखिए, इसमें जो लास्ट है 180वां स्थान इरिट्रिया है। इरिट्रिया, इरिट्रिया है ये। चलें, तो यहां पर प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, क्लियर होगी। लेकिन यहां यदि मैं आपको बताऊं
तो इरिट्रिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बनती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। 179वां जो है ये नॉर्थ कोरिया का है, उत्तरी कोरिया का, जहां पे किम जोंग बैठता है ना, वो किम जोंग बैठता है, आलू जैसा है वो, आपने देखा होगा वो। वहां तो आप जानते ही हो क्या प्रेस बोलेगा, वही बोलता है, वही सुनता है, ये है। लेकिन इसके आगे जो नंबर है वो मेरी नज़र में आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीन। ये चीज़ देखने को मिली है एक नई, 178। मतलब आप देखिए कि चाइना का जो नंबर है 178वां है 180 देशों की। मतलब यहां पर आप सोच सकते हो कि मीडिया की स्थिति कितनी खतरनाक है, समझे ना बात को। और यहां मीडिया टॉप पर है, मीडिया को राइट्स मिले हुए हैं। समझ में आई बात सारी। वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। हमारे टाइम में इतने ज़्यादा ये नहीं पूछते थे, भारत की स्थिति पर गौर करते थे। आज भी भारत की स्थिति पर गौर ज़्यादा किया जाता है। इंडेक्स में हमेशा ध्यान रखना भारत का कौन सा स्थान है। आ जाइए, चले इधर आ जाइए। अब ये जो रिपोर्ट है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 151, 180 देशों में भारत का स्थान जो है 151वां स्थान है। 180 देशों में भारत का स्थान 151वां है, ध्यान रखना। चलें, भारत के संबंध में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको कितने स्कोर मिले हैं, ये भी पूछने लग गए आजकल। स्कोर, इसको जो स्कोर मिले हैं वो है 32.96, 32.96 ये मिले। क्लियर। एक और पूछते हैं स्थिति। अब देखिए जैसे जैसे स्कोर होता है अलग अलग नंबर होते हैं, वो जानने की आपको वैसे आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें क्या है, अलग अलग स्थितियां दी होती है। जैसे भारत के लिए जो स्थिति बताई है उसने, वो बताई है अति गंभीर स्थिति, मोस्ट सीरियस कंडीशन, अति गंभीर स्थिति है ये। चलें, अब देखिए ये जो स्कोर होता है सूचकांक, यहां पे लिख देना एक लाइन, स्कोर 0 से 100 के बीच में होता है, 0 से 100 के बीच में होता है। ठीक है ना, 0 से 100 के बीच में होता है। अब यदि 85 से अधिक होता है नंबर तो वो अच्छी स्थिति होती है। तो लिख दीजिए 85 से अधिक होने पर प्रेस की स्थिति, बेस्ट। चलिए एक लिखिए वैल्यू एडेड। भारत में लोकतंत्र के स्तंभ, पहला स्तंभ जो है ये है विधायिका, लेजिस्लेटर। मतलब आप इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हो विधानसभा, संसद, ये विधायिका होती है, विधायिका।
विधायिका समझते हो, लेजिस्लेटर, ठीक है ना। जैसे राज्यों के संबंध में बात करोगे तो विधानसभा हो जाएगी, और सेंटर के संबंध में बात करोगे तो लोकसभा, राज्यसभा, वो हो जाएगी। दूसरा जो होता है ये होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, ठीक है ना। क्या विधायिका समझ गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब ठीक है। कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। थोड़ा सा बता देता हूं, कहीं एक चीज ही मत मान बैठ लेना। कार्यपालिका जो होती है ना, इसके अंदर कौन होता है, इसके अंदर होता है प्रधानमंत्री होता है, और सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, और सभी प्रकार के मंत्रालय आते हैं, मिनिस्ट्री आती है। ये कार्यपालिका होती है, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। समझ में आई बात सारी। और इसमें यदि आपके जो बच्चे नए हैं, थोड़ा सा अभी पढ़ने लगे हैं, तैयारी करने लगे हैं, यदि ना समझ में आए ना, तो यहाँ पर जैसे लिख दिया करो लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद, विधानसभा, वो विधायिका होती है, ना समझ में आए तो। और कोई चीज़ गड़बड़ी मत कर देना। वैसे तीसरा जो स्तंभ है सॉरी, ये है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिलों में भी कोर्ट होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका आई। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, प्रेस, मीडिया। प्रेस, मीडिया, ठीक है ना। प्रेस और मीडिया एक ही बात होती है, ध्यान रखना। चलिए, ये हो गया जी आपका यहां पर पूरा। चलो आगे, आइए। अब देखिए, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो अभी की घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य तीन, कर्तव्य तीन का उद्घाटन किया, ठीक है। कर्तव्य तीन भवन ये बनाए हैं। ये क्या है, देखिए, ये जो कर्तव्य तीन भवन है, इसमें क्या है, और भी बनेंगे, लेकिन इसमें जो हमारी मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं जिससे सरकारें चलती है, वो वहां पर बैठेंगे, ठीक है। तो अब दो बातें हैं, इससे पहले कहां बैठ रहे थे, इससे पहले जो वो बैठ रहे थे, एक तो वो भवन पुराने हो गए थे, वर्तमान स्थिति के आधार पर नहीं थे। मतलब यदि भूकंप आ जाता तो गिर जाते। तो हमारे नेता है, देश का भविष्य है, देश का भविष्य है, दुनियादारी मर जाए, नेता नहीं मरना चाहिए। तो ये जो भवन बनाए गए ये भूकंप रोधी है, पर्यावरण के अनुकूल है, कोई पोल्यूशन नहीं है वहां पर। इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, शानदार तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके घर को डिजाइन किया गया है बढ़िया तरीके से। स्कूलों को जो डिजाइन किया गया है पीएम श्री के तहत, वो बढ़िया शानदार तरीके से उसको बनाया गया है कि ताकि गरीब बच्चे वहाँ बढ़िया तरीके से पढ़ सके। पीएम श्री स्कूल आप जानते हो, उसी तरीके से वो किया गया है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि अब तक जो ये चल रहे थे, ये ऐसी बिल्डिंग्स में चल रहे थे, ऐसे स्थानों पर चल रहे थे जो किराए की थी, अब उसको किराया देना पड़ता था। अब यदि आप किराए की बात करें, और यदि मैं थोड़ा सा गलत नहीं हूं तो आपको बता दूं, ये किराया होता था, जाता है अपना 1500 करोड़ के आसपास, इतना किराया। और ये 1500 करोड़ रुपए जनता का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं 1500 करोड़ रुपए। अब हमारा जब खुद का होगा
तो फिर क्या है, वो किराया बच जाएगा। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात होती है, ये बुरी बात नहीं होती है। चाहे पैसा लग गया होगा लेकिन वो उस पैसे की बचत भी हो जाएगी। चलिए पहले तो ये लिख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। चलें, आपके लिए स्थान इंपॉर्टेंट है ये, नई दिल्ली। क्या होगा इसमें, और भी बनेंगे, लिखिए। इसमें कई मंत्रालय, इसमें कई मंत्रालय एक साथ होंगे। एक साथ होंगे, कई मंत्रालय एक साथ होंगे। क्लियर होगी बात सारी? तो कोई भी काम में क्या है भी आसानी होगी, भाई हमारे पास में होगा तो काम करने में आसानी होगी। इसके कई पॉजिटिव भी है, ऐसी बात नहीं है। तो कर्तव्य भवन होगा। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, हो सकता है अब ना आए पर आने को आ भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यदि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यदि उन्होंने इस क्वेश्चन को देखा हो तो मुझे बताना। हमारे यहां पर राष्ट्रपति भवन है, आप जानते हो, रायसीना की पहाड़ियों पर है ये, ठीक है ना। ये भी कई बार है, कई बार इसको रायसीना महल भी बोल देते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन को रायसीना भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं एक नाम लिख रहा हूँ, ये बोल दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, रायसीना। बाई चांस आपसे पूछ ले कि किस पहाड़ी पर है, तो रायसीना की पहाड़ी है। रायसीना की पहाड़ी है, इसका संबंध किस पर्वतमाला से है? अरावली पर्वतमाला से है। हिमालय मत कर देना, दिल्ली में हिमालय नहीं है, ध्यान रखना। ये पता लगा यार वहां आसपास ही हिमालय तो ऊपर की तरफ है। अब यहां क्या है मुझे बताना, यहां पर क्या है, एक गार्डन हुआ करता था, उस गार्डन का नाम था मुगल गार्डन। मुगल गार्डन, इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया था, अमृत उद्यान किया गया था। अमृत उद्यान किया गया था, तब ये क्वेश्चन खूब आया था, ठीक है ना, कि अमृत उद्यान क्या नाम रखा गया है। ये है आपसे इस यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा भवन है, या निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां पर सभी मंत्रालय एक ही परिसर में होंगे। या आपसे ऐसे कह देगा, निम्न में से वह परिसर कौन सा है जिसमें सभी मंत्रालय एक साथ मिलकर बैठेंगे या काम करेंगे, तो उसका नाम क्या है, कर्तव्य भवन, ठीक है ना। ये जरूर आएगा, हालांकि आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रह भी जाएगा। चलिए अब आ जाइए, भारत की पहली मैं नाम लिख रहा हूं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जैसा ही शब्द है, लाइब्रेरी से शब्द ये बना है, तो कहीं ना कहीं ये आप मान के चलना इसका संबंध लाइब्रेरी से भी होगा। लेकिन इसमें ये लिखा हो गया है फ्लाइब्रेरी, फै शब्द आ गया, ठीक है। यहां जो फै का मतलब है ये है फ्री, फ्री लाइब्रेरी,
ठीक है ना, भारत की पहली फ्री लाइब्रेरी है, इसमें आप कोई भी किताब ले सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो भारत की पहली फ्लाई लाइब्रेरी ये स्थापित की गई है भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर है, ओडिशा में। ओडिशा में है। चलें, लिख दीजिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या है। यहां पर यात्री, ऑब्वियसली बात है, यात्री ही आएंगे। हर कोई तो एयरपोर्ट उसमें रेलवे स्टेशन पे भी बिना टिकट के नहीं जा सकता। यहां पर यात्री फ्री में, फ्री में किसी भी किताब को लेकर, किसी भी किताब को लेकर पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, जेब में नहीं डाल सकते। मैं वो कई बार क्या ध्यान नहीं रहता। चलें, कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, कोई देखभाल वाला कुछ भी नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी है, आप लो और पढ़ो। अब यदि किसी ने एक साथ हाथ मार लिया एक ही किताब पर, लड़ पड़े, वो उनकी जिम्मेवारी है। ये है तो भारत की पहली लाइब्रेरी ओडिशा में। आइए देखिए, ओडिशा में अभी बिल्कुल करंट का एक न्यूज आई है, करंट की न्यूज आई है। ओडिशा सरकार ने एक डिसीजन लिया है और बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। इस दृष्टि से ये भारत का पहला राज्य है, आज के अखबार में आपको ये मिल जाएगा। बताइए, कोई बताना चाहे तो। देखिए, ओडिशा सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अब हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। हरिजन, इसका मतलब समझते हो? हरिजन का मतलब ये होता है, वैसे इसका संधि विच्छेद करोगे तो हरि, हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण जी। जन का मतलब होता है लोग, मतलब वो लोग जो श्री कृष्ण जी के लोग हैं, ठीक है, उनको हरिजन कहा गया। ठीक है, ये वास्तव में क्या है, ये अनुसूचित जाति के होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं। और ये जो हरिजन नाम जो दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, क्योंकि ये पिछड़े हुए थे, इनके साथ छुआछूत होती थी। इसी तरीके से जो अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी जिनको आप कह सकते हो, इनके साथ भी बड़ा दोहरा व्यवहार होता था, इनका दमन होता था, इनके संसाधनों को छीना गया। ठीक है, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ, इस कारण से नीचे गिर गए थे। नीचे गिरने से इनको भी गांधी जी ने, ये जो एसटी में आते हैं, इनको नाम दिया था गिरिजन। गिरी का मतलब होता है पहाड़, जन मतलब लोग, पहाड़ों पर रहने वाले लोग। ये आपके एग्जाम में यदि इसको जोड़कर देखें तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि गांधी जी ने आदिवासियों को क्या नाम दिया था, गिरिजन नाम दिया था। ठीक है ना, तो यहां पर मैं चाहूंगा एक स्टार डाल के लिखिए। अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में ओडिशा सरकार का डिसीजन, ओडिशा सरकार का डिसीजन, लिख दीजिए, हरिजन के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल होगा। हरिजन के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल होगा।
चलें, आइए एक पॉइंट और लिखो। महात्मा गांधी ने एससी को हरिजन और एसटी को गिरिजन नाम दिया था। चलें, आइए ओबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। चलें, ये भी मैंने आपको जहां पॉलिटिक्स करवाता हूं कॉन्स्टिट्यूशन वहां करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको याद दिला देता हूं। ये सूची है ओबीसी अदर बैकवर्ड अन्य पिछड़ा वर्ग की। इसमें जो आरक्षण लेकर आए थे, रिजर्वेशन जो लेकर आए थे, ये लेकर आए थे प्रधानमंत्री वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये आरक्षण लेकर आए थे, और ये लेकर आए थे बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर। ये दो क्वेश्चन है, विशेष रूप से ये वाला कि ओबीसी में आरक्षण की शुरुआत किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। वो था बीपी मंडल, और जो ये प्रधानमंत्री थे उस समय ये अपने थे वीपी सिंह। चले, आइए अब देखिए इसमें क्या है। इस आरक्षण में क्रीमी लेयर का विचार ये 1992 में आया था। क्रीमी लेयर का विचार 1992 में आया था, और ये आया था आपका इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मामले में। याद कीजिए, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मामले मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। वो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको आप टिक कर सकते हो, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये इस मामले में आया था कि इसमें क्रीमी लेयर डिसाइड किया जाए। क्रीमी लेयर, वैसे यदि क्रीमी लेयर का हिंदी पढ़ोगे तो होगा मलाईदार, मतलब जो मलाई खाते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारी जातियां हैं, तो इसमें क्या किया गया, एक क्रीमी लेयर डिसाइड की गई। जैसे पहली बार जो डिसाइड की गई थी वो 1993 में, और ये लेयर थी
1 लाख, मतलब ओबीसी के अंदर आने वाली वे जातियां, ठीक है, ऐसी जातियां जिनमें जो लोग हैं उनकी इनकम 1993 में यदि 1 लाख से ज्यादा है तो ओबीसी को दिया जाने वाला जो 27% आरक्षण है वो उनको नहीं मिलेगा। समझ में आई बात सारी? वो उनको नहीं मिलेगा, ये बात कही गई। जैसे जैसे टाइम बीता, भाई 1993 में 1 लाख बहुत होते थे, बाद में 6.5 लाख भी कर दिए गए। जो अंतिम बार जो इसमें परिवर्तन हुआ था, मैं वो उस पर डायरेक्ट जा रहा हूं, 2017 में ये थे 8 लाख, और ये वर्तमान स्थिति है। आज के टाइम की। अब हो सकता है इसमें आगे ये क्या करे, कैसे करे, देखते हैं। चलो, संबंधित समिति, संबंधित समिति, एक समिति गठित की गई है, और ये जो समिति है इसका नाम भी है ओबीसी समिति। इसको बोला ऐसे जाता है, संसद की ओबीसी समिति। तो जहां संसद शब्द आ गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको यहां ध्यान रखना है कि इसके जो अध्यक्ष है संसद की ओबीसी समिति के, ये है आपके गणेश सिंह, बीजेपी के सांसद है ये। इनका आपने ध्यान रखना है। इन्होंने जो सिफारिश की है, ये है समान आय सीमा पर विचार। मतलब ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर पर विचार किया जाए ताकि आरक्षण में निष्पक्षता बनी जाए। अब इसमें क्या है, कई लोग ऐसे भी घुस गए हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये बात इसने कही। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति आती है, वो एक अलग बात है। चलें, आओ। कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, लेकिन इसको बार बार मैं आपके नोट्स के अंदर शामिल करूंगा किसी न किसी रूप में। चले, अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल,
राष्ट्रमंडल वो वे देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे। ठीक है, ये गेम्स होते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। क्लियर होगी बात सारी। पहला कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उस पर बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं जो नई बात है वो करने जा रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल दो 2010 इसकी जो मेजबानी की थी ये भारत ने की थी और ये नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ये ध्यान रखना है, शहर का नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अब ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। चले, तो भारत ने ये मेजबानी की थी। अब जो भारत मेजबानी करेगा वो करेगा राष्ट्रमंडल खेल 2030 की, मतलब 20 वर्षों बाद भारत इसकी मेजबानी करेगा राष्ट्रमंडल खेलों की। चले, यहां विशेष रूप से जो हाईलाइट किया गया है वो किया गया है शहर का नाम। मेजबानी जो करेगा भारत करेगा, लेकिन भारत में भी कहां, अहमदाबाद। अहमदाबाद, समझ गए मेरी बात? ठीक है ना, गुजरात का एक शहर है ये। तो 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये महत्वपूर्ण है। चलिए, अब एक बात और है, भारत जो प्रयास कर रहा है वो ये प्रयास कर रहा है कि एक ओलंपिक खेल होते हैं जो इससे पहले पेरिस के अंदर हुए थे। पेरिस ओलंपिक हुआ था इससे पहले 2024 के अंदर। ठीक है, अब 2036 में जो ओलंपिक खेल होंगे उसकी मेजबानी भारत करना चाहता है, इसीलिए वो प्रयास कर रहा है। मिली नहीं है, ध्यान रखना, इसको तो मिल गई, क्लियर हो गया ये, लेकिन भारत कहता है कि हम ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहते हैं। ठीक है ना, ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहते हैं। बकायदा ये प्रस्ताव भी रखा है कि 2036 में मेजबानी हमें दो। अब मिलती है नहीं मिलती है एक अलग बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि मैंने आपको एक नीति करवाई थी, राष्ट्रीय खेल नीति, यदि याद आ रहा हो तो। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 अभी 2025 में जारी हुई है। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम भारत में खेलों को इस तरीके से आगे लेके जाएंगे कि हमें 2036 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिले। अर्थात राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के उद्देश्यों में भी ये बात शामिल है कि 2036 में हम ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगे। अब मिलती है नहीं मिलती है वो बड़ी बात है, जिस दिन मिल गई वो बड़ी बात होगी। तो मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, एक स्टार डाल के लिख दीजिए, भारत यह प्रयास कर रहा है कि वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें। मेजबानी करें। इस संबंध में अब आराम से लिखना है, ध्यान रखना। इस संबंध में
राष्ट्रीय खेल नीति, राष्ट्रीय खेल नीति 2025, राष्ट्रीय खेल नीति 2025, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ब्रैकेट में लिखना, खेलो भारत नीति 2025, इसका एक नाम ये भी है। दो 2025 जारी की गई है। जारी की गई है, जो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। चलें, नई लाइन से लिखो, 2025 की 2025 की खेल नीति के आधार पर, खेल नीति के आधार पर यह डिसाइड किया गया है कि भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति, वैश्विक खेल महाशक्ति बनाया जाएगा। बनाया जाएगा, वैश्विक खेल महाशक्ति बनाया जाएगा। समझ में आई बात सारी? खेल के क्षेत्र में है, तो 2001 का इसने स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है ना। अब भारत क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये देखिए आगे की बातें हैं। कई लक्ष्य अभी तक रखे गए हैं जो अभी तक पूरे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हो। टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाएगी, ठीक है, और जो गांव में जो लोग हैं जिनकी अनदेखी की जाती है उनको आगे लाया जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आइए, एक चर्चा में रहा था दूध दिवस, विश्व दूध दिवस 1 जून। दिवस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस दिशा में जो हम काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट रुकना, एक बार 2 मिनट। यहां पर एक बात और हाईलाइट की गई, क्योंकि खेलों के संबंध में फिट रहना बहुत जरूरी है, फिट रहना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो फिट रहने के लिए अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या स्थितियां हैं, लेकिन ये अब चर्चा में आने लग गए हैं, इस पर बातें होने लग गई है कि ये जो जंक फूड होते हैं इन पर रोक लगाई जाए। रोक का मेरा मतलब है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब कैसे होता है? टैक्स बढ़ा दो, ठीक है। अब जैसे सिगरेट है, शराब है, ये बिकती है, हमें पता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो नीचे लिखा होता है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, और कैंसर का एक चिन्ह भी बना देते हैं। सिगरेट का पैकेट आपकी जेब में होगा, है तो बताओ किसी के पास जेब में है तो दिखाइए, तो वो आप जानते हो। अब वो उस पर लिखा होता है लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं उसको,
दारू फिर भी पीते हैं, खूब पीते हैं। तो अब ये धारणा बन रही है कि हम इसको कैसे करें, किस तरीके से करें। तो इस पर भी आपको जो समोसे कचौरी है ये जो बेचेगा उसको लिखना पड़ेगा कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज का यदि आप न्यूज़पेपर देखोगे, मैं 2 मिनट बता देता हूँ, लाना है न्यूज़पेपर लाना। है ये रहा, ऊपर ही ऊपर है। ये जो पूरे इस पेज पे जो आ जाए ना वो इंपॉर्टेंट होता है। 10 घंटे सिटिंग, 10 घंटे बैठते हैं, आप भी बैठते हो 10 घंटे, इधर उधर कोचिंग करते हो तो बैठते ही होंगे लाइब्रेरी में। ध्यान रखें आप इसके अंदर आ रहे हो। फास्ट फूड से फैटी लीवर का मर्ज। जो फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड क्या होता है, जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गया, आप जानते ही हो। ध्यान से सुनना। अब इसमें जो ये बता रहे हैं सबसे ज्यादा चपेट में कौन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 25 से 45 वर्ष आयु के। तो हैं, मैंने बंद कर दिया, मेरे फैटी लीवर ही बताया था, फैटी लीवर बताया था। उस दिन मैं डर भी गया था, मैंने ये सोचा था गए अब तो, सोचने लगा कोर्स कैसे पूरा कराएंगे क्योंकि होता क्या जीवन में जब पहली पहली बार होता है ना तो दिक्कतें बहुत आती है, समझ से बाहर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या है कि गुरुजनों की कृपा से, जो गुरुजनों ने हमें सिखाया है अब तक, उस दृष्टि से क्या है, हम थोड़े जिद्दी किस्म के आदमी हैं, जिद बहुत करते हैं। परमात्मा की कृपा से जो सोच लेता हूं वो कर देता हूं, जो सोच लिया वो कर देता हूं। उसने कहा फैटी लीवर है तो हमने कहा हटाएंगे भाई इसको, हमें तो सिर्फ इतना बता दो हटाना कैसे है। तो कहते वेट कम करो, मैंने कहा कितना, क्या 2 किलो, कर दिया, 5 किलो कर देंगे, और बताओ। कहता कचौरी समोसे देखना भी नहीं है, मैंने कहा यार अब देखने का तो छोड़ो, कहने का आता है खाना नहीं है, नहीं खाएंगे, तली हुई चीज़ें नहीं खाओगे। आज 2 महीने हो गए, मेरी एनिवर्सरी पर मुझे ये झटका लगा था। तो आप देख रहे होंगे पहले थोड़ा सा हेवी था, अब थोड़ा मामला बिगड़ गया। पुरानी जो टी शर्ट पड़ी होती थी वो आने लग गई है। तो जब हम सोचते हैं ना तो कर सकते हैं, लेकिन यदि हम खुद के साथ बेईमानी करें ना फिर दिक्कतें आती हैं, फिर समस्याएं आती हैं। तो बेईमानी मत करो, ध्यान रखना। आपने यदि ये डिसाइड कर लिया ना कि मुझे नौकरी लगनी है, ये आपने ये डिसाइड कर लिया तो लगनी है। आप तो हमें ये बता दो सर कि करना क्या है, वो हम कर लेंगे। हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, बस आप हमें ये बता दो कि करना क्या है। जैसे मेरे को नहीं पता था कि फैटी लीवर की समस्या को दूर कैसे करूं, तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे तो ये बता दे कि मुझे करना क्या है, करना क्या है। तो उसने जो बताया मैंने किया, रिजल्ट आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आपका सिस्टम है, आपको नौकरी लगनी है तो फिर नौकरी लगनी है। वो चीजें, वो वस्तुएं या वो सिस्टम या वो व्यक्ति जो आपके इस लक्ष्य को कमजोर करता है उसको सिरे से हटा दो, उसको सिरे से हटा दो। यदि आपका दोस्त आपकी पढ़ाई के बीच में बाधक बनता है, उसको कुछ समय के लिए सिरे से हटा दो, हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, कोई समस्या नहीं होती है इसमें हटाने में, कुछ समय के लिए हटा दो, और जिस दिन लग जाओगे उस दिन तो वो खुद ही ढूंढता हुआ आ जाएगा आपको, उसकी टेंशन आप मत लो, अपने आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये आपकी है। फास्ट फूड खाने वाले 76% शिकार है, इसके शिकार शब्द इस्तेमाल किया है। तो मेरे कहने का जो अर्थ है
वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में एक मूवमेंट चलाया था, उसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिट इंडिया महत्वपूर्ण, बहुत बार बताया हुआ है आपको। आपको ये बताना है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, दो ऑप्शन दे देता हूं, 2017, 2019, चार नहीं दे रहा। ऐसे तो पूछेगा नहीं कि फिट इंडिया मूवमेंट का लक्ष्य क्या है, सिंपल सी बात है। आपसे ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया था, क्योंकि यदि हम फिट रहेंगे तभी तो खेलों में आगे जाएंगे, नहीं तो काहे का आगे जाएंगे। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ये करना आपको है। चलिए, चलो। तो दूध दिवस है, बस मुझे आपको ये बताना है कि ये जो दूध दिवस है, इस संबंध में भारत का दुनिया में पहला स्थान है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान हो गया था। चले, आइए, अब आइए डीजी पिन। डीजी पिन, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन करना काम आपको ही है। डीजी पिन, क्या है ये? 10 शब्दों का मतलब 10 वर्ण का, वर्ण शब्द लिखना, 10 वर्णों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। 10 वर्णों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो भारत में, जो भारत में, जो भारत में स्थानों की भारत में स्थानों की सटीक पहचान करता है।
ठीक है, 2 शब्द लिखूंगा, उससे शायद आपकी ज़्यादा समझ में आ जाए। आइए, इंडियाज डिजिटल एड्रेस। इंडियाज डिजिटल एड्रेस सिस्टम। क्या समझ गए मेरी बात को? पता, ठीक है ना, ये शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के एग्जाम में पूछेगा डिजी पिन क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है इसकी बजाय है ना, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियाज डिजिटल एड्रेस सिस्टम। मुझे नहीं लगता कि आप इसको ना समझ पाओ। डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, पते की पहचान से संबंधित है, ठीक है। फिर और भी चीज़ें आपसे पूछता है, कहता है कि ये क्या है वैसे, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा के, तो 10 वर्णों का क्या है ये, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो आपको स्थानों के बारे में बताएगा। स्थान मतलब एड्रेस के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। अब ये बात आती है, इसका डेवलपमेंट किसने किया है? इसका डेवलपमेंट किया है भारतीय डाक विभाग ने। भारतीय डाक विभाग ने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका जो डेवलपमेंट किया है भारतीय डाक विभाग में, लेकिन इसमें जो इसके सहयोगी है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, और एक और है सहयोगी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। याद आ रहा है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका नाम जानते हैं? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। इंग्लिश में बता देता हूं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, याद कीजिए, जहां मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी करवाई थी, वहां मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, ठीक है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य। मध्य वाला कहाँ था? नागपुर में। दक्षिण वाला कहाँ था? बेंगलुरु में। पश्चिम वाला कहाँ था? जोधपुर में। उत्तर वाला कहाँ था? दिल्ली में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कहाँ था? शिलोंग में। याद कीजिए। और पूर्व में कहाँ था? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। ये मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है, वो इसके केंद्र रहे हैं। मतलब ये जो काम करता है ना, ये इसरो के तहत काम करता है। इसने इसका विकास किया है। चले, आइए एक लाइन और लिखो। यह डिजीपन 4x4, ये एक लाइन पूछी जा सकती है।
4 × 4 मीटर, 4 × 4 मीटर स्क्वायर, 4 × 4 मीटर स्क्वायर की किसी भी संपत्ति के लिए बनाया जा सकता है। 4 × 4 मीटर की किसी भी संपत्ति के लिए बनाया जा सकता है। किसी भी संपत्ति के लिए बनाया जा सकता है। समझ में आई बात सारे? चलिए, अब ये नया है, अभी आया है आपके सामने, विकास वगैरह बता दिया क्या काम है, कैसे है। तो आपसे पूछेगा डिजी पिन क्या है, ऐसे पूछेंगे, ठीक है ना। जैसे आपसे थोड़े टाइम पहले एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा था, अपार क्या है, आया था आपकी, अपार क्या है, बताइए। आप में से कोई बच्चा बताना चाहे ताकि मुझे पता तो लगे, अपार क्या है। कोई बताना चाहे? हैं? IT, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ID कार्ड है, जिसमें क्या है, आप अपने जो भी आपका जो सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप उसको रख सकते हो। जैसे अभी तो आप फाइल में रखते हो, PDF में रखते हो, तो ये स्टूडेंट के लिए डिजिटल आई कार्ड है, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो आपका अपार है, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें क्या है, आपका एक नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना। तो जैसे आप किसी इंटरव्यू में गए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वो नंबर बताना है। जैसे आप अपना आधार कार्ड बताते हो तो आपकी सारी सूचना चली जाती है, नंबर बताओगे तो सब पता लग जाएगा, आपके 10वीं में कितने नंबर थे, 12वीं में कितनी बार फेल हुए, फर्स्ट ईयर में कितनी बार फेल हुए, हिंदी में पास हुए कि नहीं हुए, सब पता लग जाएगा उसके अंदर, सारा पता हो जाएगा उसके अंदर, सारा डाटा होगा। तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे ना बात को। तो इसमें लिख दीजिए, यह एक ID कार्ड है जिसमें स्टूडेंट का एकेडमिक डाटा होता है। ये आ चुका है, एकेडमिक डाटा होता है। आइए, इसका जो पूरा नाम है लिख दीजिए, ऑटोमेटेड, A फॉर ऑटोमेटेड, P फॉर परमानेंट, मतलब ये फिक्स रहेगा आपका, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, सॉरी ये ए है, ध्यान रखना, एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक। ए फॉर अकाउंट, रजिस्ट्री, अकाउंट रजिस्ट्री, ये है। तो आपका जो एकेडमिक डाटा है वो इसके अंदर रहेगा। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए गड़बड़ी मत कर देना। स्टूडेंट के लिए होता है, मेरे हिसाब से ये शायद वीडियो के एग्जाम में आया था,
मुझे ऐसा लग रहा है। वीडियो या सीटी के एग्ज़ाम में पूछा था कि अपार क्या है, तो इसमें यही था कि डिजिटल आई कार्ड, स्टूडेंट के लिए डिजिटल आई कार्ड, ऐसा था ये। ठीक है ना, तो ये आपके लिए ये किया गया है। ये आओ नेक्स्ट लिखिए। खीर भवानी उत्सव, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का है। आर्ट एंड कल्चर का है ये। चले आइए, एक तो ये जो उत्सव है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून के महीने के आसपास होता है, वैसे कोई फिक्स नहीं है। जून 2025, ठीक है ना, जून के महीने में बनाते हैं इसको। और ये जो मनाया जाता है रागना देवी की स्मृति में मनाया जाता है। रागना देवी की स्मृति में मनाया जाता है। ये जो स्थान है ये है श्रीनगर। श्रीनगर में मनाया जाता है। आप ये कह सकते हो J&K, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। ये जो श्रीनगर है, स्टैटिक जीके के पोर्शन में आपको पता होना चाहिए, ये झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे हैं। चले आइए, उम्मीद। उम्मीद, चलिए देखिए उम्मीद क्या है। ये क्या हुआ, बोर हो रहे हो क्या? है बोर हो रहे, क्या बात होगी, बताओ तो सही। है है क्या क्या कह रहे हो, बताओ तो सही। अरे बताओ तो सही, कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ किसी चीज के लिए। बीच बीच में बता ही नहीं रहे यार। अच्छा अच्छा, कम पढ़ाऊं? भाई बता दो कि सर थोड़ा कम ही पढ़ाओ। ये देखो, आपने जो बात कही है, चलो बीच बीच में जो भी है, ये बड़ी एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या है ये। अब हमारी समस्या ये है कि आपको इतना नॉलेज दे, इतना बढ़िया स्मार्ट कंटेंट दे कि आप सिलेक्ट हो जाओ, ताकि आप भी हमें ऐसा वीडियो बनाकर भेजो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैं उसको यूट्यूब पे डालूं, टेलीग्राम पे डालूं, फिर मेरे को लोग कहे बधाई हो सर आपको भी। वो सीन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है, फिर वो मेहनत होती है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप सही हो, आप गलत नहीं हो। आजकल वैसे भी देखो, भारत सरकार भी कहती है कि जो स्कूल है उसमें 5 दिन की पढ़ाई हो और 1 दिन खेल की गतिविधियां हो। करता ना भाई, शनिवार को पढ़ाना नहीं है। अब सरकार ही कह रही है तो इसमें क्या करें, अब शनिवार को पढ़ाना नहीं है, खिलाओ।
होने लग गया आजकल। बच्चों को कोई प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। ये है, करते हैं सारे, ये चलता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है ना, जैसे ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, मेरा मानना है, आगे आपको बाध्यता नहीं है किसी चीज की। मतलब क्या है कि आप जब पढ़ो ना, पढ़ो तो दबा के पढ़ो। क्यों भाई, सही नहीं है क्या? दबा के नहीं पढ़ना चाहिए क्या? बताइए। मतलब आपको जो ये बताया जा रहा है, क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आप परेशान हो जाते होंगे ना, शायद इसी कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये तो मैं मानता हूं खैर, कि हमारी जो कम सफलता का कारण यही रहा, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कम सफलता का कारण यही रहा कि हम पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे। और मैंने ऐसे देखा है, कई टीचर है गाना गाने लग जाते हैं, टॉप पर हैं वो, टॉप पर। हमारी वाली वीडियो तो कोई देखता ही नहीं, कोई देखता रहे यार, बोर कर दिया, लिखाता रहता है, अरे यार क्या है। लेकिन वो चाहे कुछ भी कहे, यदि मेरे साथ वैसे कंपटीशन करे सिलेक्शन रेशियो में, तो मैं ही जीतूंगा। ये जितने भी बड़े बड़े संस्थान है ना, आप ले आओ, तो मैं ही जीतूंगा। 5,000 में, 5,000 बच्चों में यदि 100 का सिलेक्शन होता है, और 100 बच्चों में से यदि 40 का सिलेक्शन होता है, तो वो 100 वाला बड़ा है। ध्यान रखना, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। और आपको भी यदि देखना हो, पूरा टेलीग्राम चैनल भरा पड़ा है, पूरा टेलीग्राम चैनल भरा पड़ा है, आप वहां देख सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि स्थितियां बदल गई, स्थितियां बदल गई। खैर जो भी है, अब तो ठीक हो। उम्मीद क्या है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अभी थोड़े टाइम पहले आपने एक विवाद सुना होगा, एक एक्ट को बनाने के संबंध में था, वक्फ संपत्ति। मुस्लिम धर्म से संबंधित है वक्फ संपत्ति। मतलब जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो अपनी संपत्ति बनाते हैं, उनकी संपत्ति के अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। फिर उन पर भारत सरकार के अन्य नियम नहीं लग सकते, इस प्रकार का ये होता है, वक्फ संपत्ति बोलते हैं इसको। इस संबंध में कानून बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये कानून अंतिम रूप पर नहीं जा पाया। आप ये कह सकते हो कि विवादित हो गया। तो यहां पर भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है ना, ये आपके आईटी से संबंधित है। तो उम्मीद क्या है, एक पोर्टल है जो वक्फ संपत्ति का प्रबंधन और पारदर्शिता से संबंधित है। भाई कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। भाई पता लगा कि मुस्लिम धर्म के लोग आगे, वक्फ संपत्ति वाले, वक्फ बोर्ड वाले आगे, और पता लगा ये राकेश मेहरा जी की क्लास दी तो वक्फ संपत्ति है, ऐसा कोई काम ना हो जाए, कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इस कारण से ये उम्मीद पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो भी पोर्टल लॉन्च करती है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें लिख दीजिए, यह एक पोर्टल है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन व पारदर्शिता से संबंधित है। संबंधित है। आइए, इसको जारी किया गया केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा। कोई बताएगा वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है?
किरण रिजिजू रिजिजू। कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते हैं। अब मैं आपकी भावनाओं को कदर करूंगा, नहीं तो तुम लोग मुझे बर्बाद कर दोगे। क्यों, कोई मतलब पढ़ना ही चाहिए यार वैसे तो। क्या चीज़ है? 2 घंटे में आराम करें? अरे यार थोड़ा बोलो यार। बताइए बताइए क्या कह रहे हैं? अब बता तो दो यार, मैं कोई डांट थोड़ी रहा हूँ हैं। 2 महीने बाद टाइम पास ही करना है। चलिए जी, कोई बात नहीं जी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई। चलिए, एक बार मद्रास आईआईटी जो था, ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान घोषित किया गया था, तब वो क्वेश्चन आया था। अब एक नई रिपोर्ट आई है हमारे सामने, लिखिए, विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थान, विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थान। चले आइए, लगभग 1500 संस्थानों में भारत के, लगभग 1500 संस्थानों में भारत के 54 संस्थान है। मतलब टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की यदि आप बात करोगे तो दुनिया के जो 1500 संस्थान है लगभग, उनमें से भारत के 54 है। भारत के 54 है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। आइए, अब ये जो जारी करता है एक संस्था है, उसका नाम है QS। QS नामक संस्था है, वो जारी करती है QS। ये जो QS संस्था है, ये है लंदन के अंदर है, इंग्लैंड की राजधानी है ये, टेम्स नदी के किनारे है ये। आइए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने अभी कहा कि आईआईटी मद्रास को जब पहला स्थान मिला था, तब वो क्वेश्चन आया था कि विश्व रैंकिंग में भारत का सबसे टॉप शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। तो इस बार जो है पहले नंबर पर, मैं भारत के 54 संस्थानों की बात कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, वो नहीं आता आपके एग्जाम में। इसमें जो भारत में जो पहला है वो लिख दीजिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। दूसरा है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। और जो कभी पहले नंबर पर होता था वो आ गया है तीसरे नंबर पर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। चले
आइए, अब ऐसे पूछा जाने के बहुत कम चांस है। वर्ड में जो टॉप है आएगा तो एक ही नाम याद रख लो, ज्यादा याद मत रखो। वर्ड में जो टॉप पर है उसका नाम है MIT। MIT, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कहां है? अभी चर्चा में भी है। यदि आप अखबार पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ते हो तो कुछ नहीं कह सकते। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ? ऐसे मत किया करो, ये लाइव क्लासें होती है, इसमें फिर सभी कहेंगे ये किन को पढ़ा रहा है, इनको ये भी नहीं पता कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है। बदमाशो, ऐसे मत करो। अभी एक देश के राष्ट्रपति ने वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसको वो डोनेशन देने से मना कर दिया, या डोनेशन कम देने पर विचार कर रहा है। ऐसा काम कौन कर सकता है? बताइए। अरे डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है, लिख दीजिए अमेरिका की है। चलिए, काफी है मेरे हिसाब से। हैं? नहीं नहीं, मैंने जो आज शुरू में क्लास ली है ये, इसका कुछ मेरा भी तो उद्देश्य ही होता होगा। यदि मैं बिजी नहीं होता तो फिर ये बात ही कहाँ थी, लगातार पढ़ाने की नौबत ही कहाँ आती। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। क्या हुआ? नहीं, समोसे नहीं आएंगे भाई। अभी तो आपको का है फैटी लीवर, सारे कहेंगे कि तो फिर आइए, जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। RPF की पहली महिला DG। जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए तो मोस्ट, वैसे भी आता है, कहीं ऐसे सोच ले कि दूसरे वाले लिखे ही मत इसको। पहली महिला DG। DG का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। हिंदी में क्या कहते हैं? महानिदेशक। ये है सोनाली मिश्रा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष रूप से जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट लिखिए, भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसको स्पेशली टिक करो, याद रखोगे आप इस चीज को, ये बहुत चर्चा में भी रहा था। ये है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल में।
ये वही है, याद कीजिए, पहलगाम आतंकी हमला हो गया था और ये उधर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, तब ये काफ़ी सोशल मीडिया पर क्या है, इसको हाईलाइट किया गया था कि आतंकी हमला हो गया और ये उद्घाटन किए जा रहे हैं। जब वो उद्घाटन कर रहे थे तो उनके साथ एक व्यक्ति खड़ा था, गौतम अडानी, फिर और ज़्यादा हाईलाइट हो गए। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है भारत सरकार का है और निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। मतलब भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है, गहराई वाला जो होता है, ठीक है ना, ये किसकी सहायता से किया गया है, भारत सरकार ने किसकी सहायता, तो यहां पे लिख दीजिए अडानी ग्रुप की सहायता से, अडानी ग्रुप की सहायता से। चलें, आइए। एक बार क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर है वहां पर हाइब्रिड सौर ऊर्जा, मतलब हाइब्रिड ऊर्जा स्थापित की गई थी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर, सोलर वाइंड एनर्जी, ठीक है ना। तो वो जो स्थापित की गई थी वो अडानी ग्रुप की सहायता से की गई थी। तब ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था कि किसकी सहायता से की गई थी, तो अडानी समूह के द्वारा है। आइए, ये आज का लास्ट है अपना, कमला प्रसाद बिसेसर। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है, कमला प्रसाद बिसेसर? चलिए, ये है त्रिनिडाद व टोबैगो की प्रधानमंत्री जो दूसरी बार बनी है, दूसरी बार बनी है। पहली बार जो ये बनी थी 2010 से 2015 के बीच में। कमला भारत की है, ध्यान रखना। हालांकि इसके पूर्वज भारत के थे, इसका जन्म तो त्रिनिडाद के एक शहर में हुआ था। बिहार में एक गांव है भेलपुर, ठीक है ना, बिहार में पड़ता है। जब ये 2010-15 में प्रधानमंत्री थी तो ये भारत आई थी और ये भेलपुर गई थी, तब ये बहुत चर्चा में रहा था, तब ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिख दीजिए, इसका संबंध भेलपुर बिहार से है। भेलपुर बिहार से है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना इसके अंदर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की यात्रा पर रहे थे, इस कारण से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपके लिए होमवर्क है, घर पे जाके देखना। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया था
कैरेबियन सागर है, बहुत सारे देश है यहाँ पर, कैरिकॉम का सम्मेलन होता है। घर पे जाके देखना, यहाँ पर इस साइड में आपको मिलेगा ये तो त्रिनिडाद व टोबैगो का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर। किस सागर से है? कैरेबियन, क्योंकि ये कैरेबियन कंट्री है, समझे ना, कैरेबियन कंट्री है, इसलिए मैंने कैरेबियन सागर को ज़्यादा हाईलाइट किया। और कैरेबियन सागर जो है ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। जब आप नॉर्थ और साउथ को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। याद कीजिए, मैंने बताया था यहाँ पनामा नहर है। क्लियर? चलिए, जिसके आगे की बात कल करेंगे।